नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर बढ़त का दौर देखने को मिल रहा है। बीते सोमवार की तेजी के बाद मंगलवार को भी बाजार में रौनक देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा मजबूत होकर 38,200 के स्तर को पार कर गया। वहीं निफ्टी की बात करें तो 70 अंक तक की बढ़त के साथ 11,300 अंक से ज्यादा पर पहुंच गया। वहीं शेयर बाजारों में पिछले 3 कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर सोमवार को विराम लग गया। सेंसेक्स 185 अंक मजबूत के साथ खुला, जो अंत में 173 अंक की बढ़त के साथ 38,050 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 68 अंक के साथ 11,247 अंक पर बंद हुआ। सोने के दाम मंगलवार को बाजार खुलते ही अच्छी तेजी के साथ खुले। सुबह सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर लगभग 277 रुपए की तेजी के साथ 53,552 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी 1,195 रुपए की तेजी के साथ 70,350 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 80 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। हालांकि डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे पहले रविवार को भी पेट्रोल की कीमत में 14 और सोमवार को 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। 3 दिनों में राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 47 पैसे बढ़ गई है। रविवार यानी 16 अगस्त से पहले पेट्रोल के दामों में 29 जून को बढ़ोतरी हुई थी। वहीं रविवार से पहले पिछले 15 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं आया था। यानी पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। डीजल के दाम में आज लगातार 18वां दिन है जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साउथ कोरिया की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग अब जल्द ही अपना प्रोडक्शन वियतनाम से भारत में शिफ्ट करने वाली है। सैमसंग देश में 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा के प्रोडक्ट बनाने की तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग अगले 5 वर्षों में भारत में 3 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन का उत्पादन करने की योजना बना रही है। बता दें कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल पहले भारत में निवेश को तैयार हो चुकी है। वहीं कुछ और कंपनियां भारत आने की तैयारी कर रही है। एयरलाइंस कंपनियों ने कोरोना में कमाई का नया जरिया निकाल लिया है। गो एयर और स्पाइस जेट से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको टिकट बुक करने के बाद सीट लेने के लिए अतिरिक्त पैसा देना होगा। इसके बिना आप वेब चेक इन नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी सीट पाने के लिए 49 रुपए से लेकर 1,999 रुपए तक पेमेंट करना पड़ेगा। बता दें कि कोरोना से पहले अगर आप किसी ज्यादा जगह वाली सीटों जैसे आगे की या आपातकाल निकास की सीट या फिर विंडो सीट मांगते हैं तो आपको उसके लिए अलग से पैसे लगते थे, लेकिन बीच की सीटों के लिए कभी भी पैसे नहीं लगते थे। कोरोना में अब वेब चेक इन अनिवार्य हो गया है। पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर भी कोरोना क्राइसिस की मार पड़ रही है। कोरोना काल से पहले हर महीने औसतन 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस स्कीम से जुड़ते थे, लेकिन अब इस स्कीम पर कोरोना महामारी की मार पड़ी है। जुलाई में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जुलाई में सिर्फ 12,560 वर्कर्स जुड़े हैं। अक्टूबर 2019 में इसमें 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे। इस साल फरवरी में पेंशन पंजीकरण 1,89,000 से ज्यादा रहा। अप्रैल में नए नामांकन 17,000, मई में 19,000, जून में 13,900, जुलाई में 12,560 नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लग्जरी घर खरीदने का सपना किसका नहीं होगा। अगर आप भी लग्जरी घर खरीदने की सोच रहे हैं तो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की दूसरी तिमाही 2020 रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लग्जरी घरों या प्रॉपर्टी की कीमतों में सालाना आधार पर तेजी के मामले में बेंगलुरु 26वें और दिल्ली 27वें स्थान पर है। वहीं मुंबई 32वें स्थान पर है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून के दौरान देश का सकल घरेलू उत्पाद 16.5% घट सकती है। यह जानकारी एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट में दी गई है। हालांकि मई में इसी रिपोर्ट में जीडीपी में 20% से अधिक की गिरावट की बात कही गई थी। सोमवार को जारी इको रैप में अनुमान में बदलाव किया गया है। एसबीआई ने रिपोर्ट में कहा है कि जीडीपी में 16.5% की गिरावट आ सकती है। जहां तक लिस्टेड कंपनियों के रिजल्ट का सवाल है, पहली तिमाही के नतीजों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2021 में राजस्व में गिरावट के मुकाबले इन कंपनियों के कॉर्पोरेट जीवीए में कम गिरावट आई है। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान में खपत और व्यापार पर बेहद बुरा असर पड़ा है। इसके कारण अप्रैल जून तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले सालाना 27.8% की दर से गिरावट आई है। यह जापान की इकोनॉमी में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। सोमवार को जारी रिपोर्ट में जापान के कैबिनेट कार्यालय ने कहा है कि
देश का प्रिलिमिनरी सीजनली एडजस्टेड रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जनवरी मार्च तिमाही के मुकाबले 7.8% की गिरावट आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।